चलिए वर्ण के बारे में बताइए। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वर्ण पर आधारित रहेगा। तो जितना भी व्याकरण से संबंधित है और आपका जो प्रवक्ता समवर्ग के अंदर का जो भी हिंदी से रिलेटेड जो भी पोर्शन है हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए वर्ण के बारे में बताइए, क्या है क्या नहीं है, कितना आपको उसके बारे में पता है, थोड़ा सा बताइए, फिर हम विस्तार पूर्वक वर्णों को समझने की कोशिश करेंगे। और वन भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे हमारे स्वर हैं, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। या व्यंजन को हम हलंत करके लिखते हैं, जब उसमें से अ निकाल लेते हैं। जैसे क को हलंत करके लिखा है। जितने भी व्यंजन हैं तो ये सभी को हम वर्ण बोलते हैं। चलिए यहाँ पर हमने लिखा भी है कि वर्ण या अक्षर जिसे हम लेटर भी कहते हैं। वर्ण क्या होता है, जैसे अभी आपने कहा कि ये भाषा की सबसे क्या होती है, छोटी इकाई के रूप। वर्ण क्या होता है, भाषा जो भाषा होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में हम जिसे जानते हैं उसे हम अक्षर वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और इस के क्या है विशेष के टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है क ख च, क्या हम क का टुकड़ा कर सकते हैं, ख के टुकड़े कर सकते हैं, च के टुकड़े कर सकते हैं? इनका हम क्या कर सकते हैं, टुकड़े बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब आते हैं हम अपने मूलतः फाइल पे आते हैं। देखिएगा वर्ण की हम बात करें तो जो जो चीज़ें हैं नोट करते चलिएगा। जो हिंदी है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि। हम जब हम बात करते हैं भाषा की बात करते हैं तो हिंदी के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो उसमें जो भाषा होती है वो सब बहुत छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और उसके अधिक टुकड़े ना किए जा सकते उसे वर्ण करें। हम ऐसी ध्वनि की बात करें जिसके हम वो छोटी हो और हम उसके जो टुकड़े हैं उसके टुकड़े ना किए जा सके तो उसे कोई हम वर्ण कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। जो बेसिकली हमने क्या कहा, वर्णों के जो व्यवस्थित, अगर हम वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ए बी सी डी, ये जो है हम इसको अगर व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, अगर हम इसे व्यवस्थित क्रम में नहीं रखा है, ए के बाद एम लिख दें, एम के बाद डी लिख दें और पी क्यू इस टाइप से उल्टे सीधे हम वर्णों को मिक्स कर दें तो वो व्यवस्थित क्रम नहीं होगा। व्यवस्थित क्रम क्या होगा, जब हम इन सभी वर्णों को एक समूह में या कहे एक कला एक पंक्तिबद्ध तरीके से, जो क है क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, ये तरीके से हम लिखते हैं। ये बेसिकली इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, ये आपके 44। कितनी मानी जाती है, जो 44 क्या है आपके वर्ण है। समझ में आ रहा है, वर्ण की संख्या कितनी होगी बताइए? 44। 44 होगी। 44। बिल्कुल 44। 44 होगी। और वहीं पर अगर आप हम देखें अक्षरों की बात करें या फिर व्यंजन की बात करें तो वो अलग होगा। देखिए यहाँ पर हम कहते हैं, हमने तो कहा कि 44 होती है। और हिंदी बाल पोथी, अब याद रखिएगा कभी क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वहां पर जैसे हमने हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला क्या होती है बताइए? हिंदी वर्णमाला होती क्या है? सर, वर्णों का एक सीक्वेंस में लिखा जो होता है, मतलब समूह होता है, उसे हिंदी वर्णमाला कहते हैं। हाँ जैसे अ से लेके ज्ञ तक। बिल्कुल ठीक है। जैसे क ख ग घ या क क अ आई यू, जैसे हम अगर बात करें तो ये क्या है, ये वर्णमाला है। और अगर हम वर्णमाला को अगर हम ना दूसरे तरीके से अगर देखें, जैसे हम बाल साहित्य पोथी की अगर बात करें तो उसमें वर्णों की जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 44 के आसपास ये हो जाती है, 49 हो जाती है। हिंदी बाल पोथी के अंतर्गत जो वर्णों की हम जब बात करते हैं तो वो 49 हो जाती है, 49 हो जाती है। और अगर हम देवनागरी लिपि की अगर बात करते हैं तो इसमें हम वर्णों को अगर देखते हैं तो हिंदी लिपि में अगर हम वर्णों को देखते हैं, देवनागरी हिंदी लिपि के अंतर्गत हम देखते हैं तो ये होते हैं आपके 52 ये होती है। तो इतना याद आ गया, इतना तो समझ गए होंगे आई थिंक, मुझे लगता है। तो ये जुड़े नहीं जुड़ पा रही है विद्या जी, नहीं जुड़ पा रही। देखिए हमने जब हम वर्ण की बात करते हैं, ठीक है, तो वर्ण क्या होता है यहाँ पर देख पा रहे होगे कि किसी भाषा के वर्ण या ध्वनि चिन्हों को व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्णमाला की अगर बाई चांस मान लीजिए आपका बच्चा आपसे पूछता है ममा कि वर्णमाला होता है क्या है, वर्णमाला को हम किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, ये मुझे सोनू वर्णमाला की परिभाषा बताइए। वर्ण परिभाषा बताइए तो, आ रहा है सोनू जी? ठीक है,
यहाँ पे देखिए, किसी भाषा के वर्ण या ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में हमने कितने कहा था? हिंदी वर्णमाला में अगर देखें वर्णों की संख्या 49 होती है। ठीक है। अब ये जिसे हम बाल पोथी भी कहते हैं, तो वर्ण को हमने किस तरीके से विभाजित किया? देखिए, वर्ण के भेद, अगर हम बेसिकली वर्ण की बात करें तो हम वर्ण को दो तरीके से विभाजित करते हैं। एक तो स्वर के अंतर्गत करते हैं, एक व्यंजन के अंतर्गत हम इसे विभाजित करते हैं। ठीक है। जैसे अब ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पर लिखा है हर्ष, दीर्घ, लघु और स्पर्श, अंतराह या उसमें, ये क्या होते हैं? ये स्वर को विभाजित किया गया है। तो अभी हम यहाँ पर मूल अपने उसमें जाएं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो हमने कहा वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने प्रकार के होते हैं बेटा? वर्ण के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के स्वर और स्वर व्यंजन। और व्यंजन। देखिए, ये है कि वर्ण के दो भेद होते व्यंजन। हैं। हमने कहा पहले स्वर होता है और व्यंजन होता है। अब अगर हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर होते क्या हैं? स्वर होते क्या है, तो उसको थोड़ा समझने की प्रयत्न करेगा। स्वर की जब हम बात करते हैं, ऐसे वर्णों की हम बात करते हैं, ऐसे वर्ण वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके। ऐसे शब्दों की बात करें, ऐसे हम वर्णों को लेते हैं जो हम जिनको स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, उसको उच्चारित करते हैं, स्वतंत्र रूप से हम उसको बोल सकते हैं, या फिर कहें अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सकता है। हम जब स्वर की बात करते हैं, ऐसे वर्णों की बात करते हैं जो किसी अन्य शब्दों के मेल से हम उसका प्रयोग नहीं करते। हम कहते हैं कि उसकी किसी भी अन्य वर्ण की सहायता हम लिए बिना हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब याद रखिएगा कि हम स्वर किसे कहेंगे? हम जो स्वर जिसे हम कहेंगे, हम किसी अन्य भाषा का या वर्ण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण स्वर कहते हैं। हम उसका उच्चारण बिना रुके करते हैं, स्वतंत्र रूप में करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये संख्या कितनी होती है? 11 होती है, जबकि मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर स्वर में संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे भैया इसमें 11 होती है। अब मैं कहूँगा कि स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आप वहां पर कितना बताओगे? कितना बोलोगे? 10 बोलोगे? बोलोगे ना? द- अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से इसको बना लीजिएगा। अ, आ, ई उ ऋषि, आई, ओ, आओ। हमने इसमें अंक अह हमने इसको नहीं लिया। ठीक है, याद रखिएगा, हमने जो लिया है क, अ, आ, ई उ ऋषि, ए, आई, ओ, आओ। ये अगर हम गिनते हैं तो ये कितने हो गए आपके? 11 ये हो गए। ये 11 क्या हो गए? ये 11 क्या है? स्वर है। स्वर। अब अगर हम मात्राओं की बात करते हैं तो मात्रा कितने होंगे? ये अ की होगी, आ, ये बड़ी छोटी बड़ी ई, या जैसे हम क, का, की, कू, के, काई, को, काऊ, हम ये पढ़ते हैं ना, क, का, की पढ़ते हैं ना। जी सर, तो 12 बारह, खड़ी में। जब हम 12 खड़ी में पढ़ते हैं तो ये याद रखिएगा, इनकी संख्या कितनी होगी आपकी? 10 होगी। ठीक है ना? ये नोट कर लिया ना? अब यहाँ पर नोट, एक चीज हमने यहाँ पर विशेषकर आप यहाँ पर जी ध्यान सर। दीजिएगा। यहाँ पर आप नोट करने वाली बात क्या है? इसमें अ ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ पर हमने यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, यहाँ पर ये जो मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ, क्या इसकी कोई मात्रा है? नहीं है नहीं। ना? अब हमने जैसे आ की कहते हैं, उसमें आ का डंडा लगा है, जी। ई छोटी ई की कहेंगे तो ई का उच्चारण होना ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, या फिर इसमें ए, आई, ओ, आओ। ये हमने जो कहा, तो इसमें अ का कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? अ का जो अ होता है, क्या अ में कोई मात्रा होती है या नहीं? तो उसमें आप लिखोगे नहीं। तो ये हमने स्वर को देख लिया। आई थिंक, मुझे लगता है कि स्वर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्वर के भेद। अब हम स्वर के भेद की बात करते हैं तो स्वर के भेद कितने होते हैं? बताइए, स्वर के भेद कितने होंगे? बताओ बेटा। स्वर के दो भेद होंगे। 3। दो भेद होंगे। देखिए, स्वर के क्या होंगे? देखिए, एक हर्ष स्वर होगा और दीर्घ स्वर। ठीक है। सर एक पुल हम पर एक प्लुत स्वर भी तो सर होता है। हमने यहाँ प्लुत पर देखा स्वर। था आपका। देखिए, यहाँ पर आप लुप्त कहते हैं उसको। ये हर्ष, जी दीर्घ और लुप्त, ये तीन होते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं यो एक शाब्दिक होता है। ये क्या होगा? हर्ष स्वर है, एक शाब्दिक होगा। द्विशाब्दिक और त्रिशाब्दिक, याद रखिएगा। कितने हुए? हर्ष स्वर क्या कहलाया जाता है?
एक शाब्दिक के रूप में, एक मात्रक, या फिर या कहें दीर्घ से जो मात्रक होता है मासिक या फिर तिमासिक, तो ये लेके चलिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हम अक्सर व्यंजन को भी स्पर्श अंतराल या उसमें अगर इस तीन तरीके से हम इसे विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने बेसिकली जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है बेसिकली यही चीज़ पूछी जाती है। आपको जो लुप्त स्वर बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, तो इसमें जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उसको मैंने इसमें स्पर्श के तौर पर लिखा है। अब देखिए हर्ष स्वर की जब बात करेंगे इसके अंतर्गत हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं पूछे जाते हैं, तो आप बोलोगे अ, ई, हम बोल रहे हैं इसमें अ, छोटा ई, छोटा ऊ या ऋषि, ये क्या होंगे, चार होंगे हर्ष स्वर, ठीक है ना। अ, ई, उ, ऋषि, ये क्या है, ये हर्ष स्वर जिसे लघु या फिर मूल या रूढ़ ये कहा जाता है। तो इतना तो मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जी सर। कहीं पर कंफ्यूज हो रहे हो। जी नहीं। इंदु जी बता दीजिएगा, ठीक है। अब हमने हर्ष स्वर की बात करें तो अ के आ गया, फिर ई हो गया, फिर उ हो गया, फिर ऋषि हो गया, ये चार होते हैं। ये चार होते हैं लघु या मूल या रूढ़, इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब दीर्घ स्वर की जब हम बात करते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर के अंदर के कितने जो शब्द हैं ये अक्षर हैं वो आते माने जाते हैं, तो सात सात। आए। तो सात कौन से आए, जो जो हर्ष स्वर के अंतर्गत जो शब्द हमने ले लिए वो शब्द दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे ना। हमने नहीं। हर्ष स्वर के अंतर्गत हम देखें तो जी। अ, ई, उ, ऋषि, ये चार हमने ले लिए। अब यहाँ पर जो दीर्घ स्वर की बात करेंगे आ, ई, ये बड़ा दीर्घ मतलब उच्चारित बड़ा हो रहा है। अ, पहले अ आ रहा है, फिर आ में थोड़ा सा खींच रहा है मैं, ई, ए, आई, ओ, आओ, ऐसे हम बात करें तो ये क्या होंगे, सात होंगे, सात पद इसके होंगे। इसे गुरु या संधि या यौगिक के रूप में हम जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे व्यंजन की, बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे व्यंजन कितने होते हैं बताइए, तीन, तीन। कौन कौन से हैं। स्पर्श, अंतस्थ और उसमें ठीक है, पर सर मुझे इनका मीनिंग नहीं पता है कुछ कोई नहीं, भी। अभी हम बता तो रहे हैं। अभी हर्ष और दीर्घ ये तो पता हो गया ना। अब हम जी यहाँ सर। देख रहे हैं, देखिए अब जैसे आप आपने हमने यहाँ पर देखा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, पहले यहीं से लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम जब व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन होते क्या हैं। अब हमने जैसे हमने कहा कि यहाँ पर आपने देखा था, हमने कहा था स्वर किसे कहते हैं। स्वर वो वर्ण है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, यह किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना हम इसको उच्चारित करते हैं, जिसको ऐसे स्वर, हम स्वर उनको कहेंगे, ऐसे वर्ण को हम प्रयोग में लाते हैं जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना हम उसको क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं, उसे ही हम स्वर कहते हैं। तो स्वर की परिभाषा ये होगी, हमने जो देख लिया था ये। अब हम जो व्यंजन कहेंगे, ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से, ऊपर क्या है, अगर हम स्वर की बात करते हैं, स्वर में किसी एक शब्द किसी भी वर्ण का हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे, स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर रहे हैं। अब व्यंजन, जहाँ पर व्यंजन की बात आती है तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता, हम इसमें जो स्वर होते हैं स्वरों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं या उनकी सहायता लेते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन मतलब हम व्यंजन जब कहते हैं, जब हम व्यंजन जैसे शब्द की बात करते हैं उसमें ढेर सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। अगर हम कहेंगे कि भैया हमें चाउमीन खानी है, बेसिकली अगर हम बात करें चाउमीन, अगर बात करें तो पर्टिकुलर एक चीज़ आ रही है। अगर हम व्यंजन कहेंगे तो उसमें न जाने कितने व्यंजन आ जाएंगे, आएंगे ना, आएंगे नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम जब वर्ण की बात जी करते हैं, सर। जब व्यंजन की बात करें जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है, तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 33। और स्वर की, और थर्टी स्वर की थ्री कितनी होती है बेटा, स्वर की भी बोली थी हमने अभी। 11। और 11। उसके जो हमने कहा था 11 होते हैं, और हमने जो उसकी मात्राओं के बारे में बात करी, मात्राएं कितनी होंगी,
10 मात्राएं। 10 मात्राएं की मात्रा। अगर मुझे बता सकते हैं कि स्वर जो आपने 10 कहा, 10 कौन कौन से हो सकती हैं, बताइए। सर आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, आ से हमने स्टार्ट करा। आ से स्टार्ट किया क्योंकि अ की मात्रा नहीं हाँ, होती। ये देखो, यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ से हम ओ से स्टार्ट करेंगे। आ ई उ ऋषि ए आई ओ आओ। ये सारी चीजें क्या हैं? ये आपकी, जब हमने कहा कि ये जो संख्या है, स्वर। ये संख्या है, किसके स्वर की संख्या है। अब हमने जब संख्या की बात करी तो 11 होंगी। हमने जब मात्राओं की बात करी, इसमें मात्रा जो होंगी वो 11 होंगी। हमने जब इसमें से अ को जो मैंने राउंड किया है, हमने कहा अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब जब हम, अगर आप जैसे आ से आप स्टार्ट करें ना, आ से नहीं हो, हम अ से उसको लेके चलेंगे, तो अ को से लेके चलो अ तक लेके चलेंगे तो ये 11 होंगी। बेसिकली जब क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर की संख्याएं, कितनी स्वर की संख्याएं होती हैं, तो आप लिखोगी 11। और मात्राएं कितनी होती हैं, तो आप लिखोगे 10। अब हम जब नोट, अगर हम बेसिकली पूछा जाएगा तो ऐसा कौन सा जो वर्ण है या स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो उसमें अ दिया जाएगा, आ दिया जाएगा। आ और दोनों इनमें से कोई नहीं, तो उस टाइम पर आप क्या लिखोगे? अ को वहां पर टिक करोगे। इतना समझ में आ गया ना? अब सर व्यंजन की जब हम बात करें, हमने व्यंजनों की संख्या की बात करें, तो व्यंजन की संख्या कितनी होंगी? 33 होंगी। ठीक है। 33। अब इन्हें व्यक्त करने के लिए, अब हम इसमें व्यक्त, जैसे अभी आपने कहा कि हम अगर इनको व्यक्त करते हैं, व्यंजनों को व्यक्त करते हैं, तो इसमें हलंत, हलंत का सहारा लेते हैं। हलंत का सहारा ले रहे हैं। अब हलंत का जब हम सहारा लेंगे, तो इसमें हमने क्या लिखा? इनको व्यक्त कर, जब अगर हम व्यंजनों को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हलंत का। हलंत का। यहाँ पर प्रयोग भी आ सकता है, तो हम सहारा भी कह सकते हैं, तो उसका हम प्रयोग करें। अब व्यंजन के भेद की अगर बात करें, तो व्यंजन के भेद कितने होंगे? यहाँ पर देखिए, 3 3। इसके क्या होंगे? भेद होंगे, या इसके देखो। अब स्पर्श व्यंजन, स्पर्श क्या होंगे? जो क के नीचे हमने एक हलंत लगाया, क से म तक, ये कितने होंगे? टोटल 25 होंगे। ठीक है, 25 क्या होंगे? अगर मैं क्वेश्चन पूछे, स्वर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? और 25। अंत स्थल व्यंजन होते हैं, उनकी कितनी होंगी? बोलिए। आपके स्क्रीन पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होंगे? 4 होंगे बेटा। और उसमें व्यंजन, इनकी भी संख्या क्या होंगी? 4 होंगी। अब यहाँ पर देखिए, क से 4। लेके हमने, अभी हमने क ख ग घ ण च छ ज झ, ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से क से लेके म तक अगर करेंगे, तो हम टोटल ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो स्पर्श रूप में हम जो जिसको उच्चारित करते हैं, ये आपके 25 होंगे। अंतः स्थल व्यंजन अगर कहें, य में हम कहीं ना कहीं अंतः य क्या करेंगे, तो कहीं ना कोई एक फ्रीक्वेंसी हमें अंदर की तरफ लेनी पड़े। र या क, आप कहोगे स्वतंत्र, क ख ग घ। अब देखिए, य, इसमें हलंत रह रहा है, य र ल व, ये क्या है? ये 4 हंत है। अंतः व्यंजन कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आप हिंदी को ये लेके चले कि हिंदी में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए अंतः स्थल व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 होते हैं, य र ल व। याद रखिए, य र ल व क्या होते हैं? अंतः व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन की बात करें, स स षड ह, जो ये 3 सौ जो भी हैं, ये देश वाला, फिर पेट कटा हुआ, फिर 100, तो ये क्या है? और साथ ही हो। तो अगर इनको उसमें व्यंजन, जिसमें उष्मा का कहीं ना कहीं प्रयोग लगा, हमें कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है, उष्मा, उसमें एनर्जी का हम करें, 100 100 हो, इसमें हम ये बात करें, तो ये क्या होंगे? 4 होंगे टोटल। अगर हम इनको जोड़ें, तो इनकी जो संख्या निकल के आएगी, वो कितनी आएंगी? 33 ये आई। ठीक है ना बेटा? अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, उसमें व्यंजन, अब हमने कहा, यहाँ पर आप देख पाओगे, इनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है। किससे निकलती है श्वास? उसमें व्यंजन से क्या निकलेगी?
गरम अब मैंने कहा सॉस। ना कि आप कहीं ना कहीं जब हम एनर्जी, जब ऊष्मा की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें उस पर फ्रिक्वेंसी आएगी, तो हमारे मुंह से जब निकलती है तो गर्म सांसें निकलेंगी। इसके उच्चारण में मुंह से क्या होती है, गर्म सांस निकलती है, और इनकी संख्या क्या होती है, 4। अब ये उच्चारित करो, इनको बोलो तो एक बार, थोड़ा सा आपको फील होगा, बोलिए। सॉस सॉस सॉस। कहीं ना कहीं वो वाली आ रही ना कि गर्म वो चीजें हो रही हैं आपको। देखिए, एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पे सुमितानंद पंथ की प्रकृति का जो सुकुमार कभी, एक ये है सिंपल सा, मैंने यहाँ एक कोड लिखा था तो इसको भी पढ़ लीजिए, बेसिकली से अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए, अरबी भाषा, जो अरबी फारसी, अगर हम उसकी बात करते हैं, अरबी फारसी वर्ण की अगर बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, क ख ग घ ज झ, ये नुक्ता करके इसे कहते हैं। तो इसको याद, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो अब यहाँ पर ये उच्चित उत्तचित करके दिया है। तो ये क्या होता है, इसके उच्चारण में क्या होता है, ये क्या लिखा है, जीभ, जीभ क्या होता है, ऊपर झटके के साथ नीचे गिरती है। ये दो होते हैं, ठ ड ठ। ये पढ़ो, ये आप इसको उच्चारित करो तो आपकी जीभ पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी। करो उच्चारण। अड़ आ रहा अढ़। है? तो पहले आपके अढ़ कह रहे हो ना, अढ़। अब आप ये फील करो कि आपके जो जीभ जीवा है वो थोड़ा सा पहले ऊपर जा रही फिर नीचे ये आ रही, तो ये इसे कहते हैं। ठीक है, उच्चचित करके ये दिया है, तो याद रखिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, अब अपनी मूलतः फाइल पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये अब हमने ये पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखिए स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, अभी हम संयुक्त व्यंजन में नहीं आए, ठीक है। अभी हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, तो इसमें स्पर्श का जो शाब्दिक अर्थ होता है, छूना होता है। स्पर्श, हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं ना, हम छूते हैं, छूने की वो हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन के रूप संज्ञा में हम इसको लेते हैं। ये वो वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय मुंह से कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। हम ऐसे स्पर्श व्यंजन, ऐसे हम वर्ण की बात करेंगे जो, जिन वर्णों को हम उच्चारित करते हैं, तो हमारे जो मुंह है वो दो भागों में कहीं ना कहीं आपस में क्या करता है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और उनको ही हम स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन की परिभाषा सिंपल सी है कि ऐसे दो वर्णों को उच्चारित करते समय हमारे जो मुखमंडल है, जो हमारे वो दो आपस में वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो वही इसे स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी बेटा, इनकी जो संख्या होगी 25 होती है। ठीक है, और इन्हें 5-5 के भागों में विभाजित किया जाता है। पापाचा 25 होता है। तो जी। हमने जो स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 5 और भागों इनकी में संख्या कितनी होगी, 25। ठीक है। अब देखिए, हमने जो 5 भाग आपने देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5, पहले हमने क को एक वर्ग में रखा, फिर चौ को एक वर्ग में, फिर टौ को एक वर्ग में, फिर तौ को, फिर पौ को हमने क्या रखा, एक वर्ग में। इसी तरीके से आप इनको नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर अगर हम पहले वर्ग की अगर बात करते हैं, पहले वर्ग के अंतर्गत क्या होगा, क ख ग घ ढ ण, ये आया। फिर आपने दूसरा जो वर्ग है उसमें चौ छ ज झ ण, ये क्या कहते हैं इसको, बोलिए, ये वाले शब्द को क्या बोलेंगे, सर हमारे में तो आना ही हाँ बोल। बोलते हैं ना, ठीक है। तो हमने पहले वर्ण में कितने रखे, पहले हमने, पहले उसमें देखिए, पहले हमने बात करें जहां से क से लेके ख ग ग, देखिए 1 2 3 4 5, 5 का हमने क्रम लेके चले, ठीक है ना, 5 का क्रम रखा। तो पहले क वर्ग में हमने 5 शब्दों, पहले 5 क्या लिखे, वर्ण को ले लिए, 1 2 क ख ग घ ण, ये हमने ये ले लिया। फिर दूसरे वर्ण में हमने चौ छ वाले को ले लिया। फिर हमने क्या, टॉ वर्ग में टॉ से टमाटर, ठॉ से ठठेरा, डॉ से डमरू, ढौ से ढक्कन, अण, ये हमने ले लिया। फिर अगर हम तौ को लेते हैं तो तौ से तराजू, थौ से थर्मस, दौ से दवात, धौ से धनुष, नौ से नल। इसमें देखिए तौ से तराजू, तौ आपके दो शब्द आपको आपस में मिल रहे, तौ से तराजू, थौ से थर्मस, दौ से दवात, धौ से धनुष, नौ से नल।
अब हम अगला, अगर हम वर्ण को अगर देखें तो पांचवा वर्ण है, अगर वर्ग को हम देखें तो प फ ब भ। अब इसमें प फ ब भ म, अब इसको आप उच्चारित करो तो आपके कहीं ना कहीं ये जो आपके मुखमंडल के दो भाग आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। आप इसको उच्चारित करो, प फ ब भ म, उच्चारित करो, आपको फील हो जाएगा। जितने भी बच्चे देखेंगे वो इसको उच्चारित कीजिएगा। हो रहे नहीं हो रहे बेटा, आप देखो। हो रहा है? जी जी सर, होंठ हाँ, मिलते हैं तो आप। आपस में क्या मिले, होंठ मिलते हुए। अब देखिए यहाँ पर हम, हाँ देखिए दूसरा है, हमने कहा कि अब इसको देखिएगा, हमने इसको क्या करा, स्पर्श व्यंजन को हमने, ये देखिए अब हम दूसरा इसको विभाजित कर रहे हैं, इसको दूसरे में देखो। तो हमने कहा कि अंतः स्थल व्यंजन की बात करते हैं, जो हमने आगे अंदर पढ़ा था। अंतः स्थल, स्थल इस करके शब्द है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसमें क्या होता है, अंदर की ओर या कि मध्य में रहने वाला एक वर्ण की बात करेंगे हम। अंतः मतलब अंदर की तरफ, एक शब्द को हम, जो शब्द होता है, वर्ण होता है, उसको हम अंदर की तरफ लेते हैं। तो अंदर की ओर क्या होता है, उसको हम लेते हैं। जैसे हमने कहा अभी बाहर की तरफ हम जब श्वास लेते हैं तो गर्म हवा का झोंका आता है, तो इसको हम अंदर की तरफ हम जोर से उसको उच्चारित करते हैं, तो अंदर की तरफ उसमें हम सांस लेते हैं। तो मध्य में रहने वाला ये होता है, बीच का ये रहता है। तो मध्य का मतलब बीच, बीच वाला जो भाग होता है, तो उसमें क्या है, ये वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो श्वास है, वायु मुख मंडल में क्या होता है, अंदर की, अंदर प्रवेश करती है, अंदर प्रवेश करता है अंतः व्यंजन का। अब यहाँ पर आप देखिए, जब हम ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा व्यंजन की बात करें, तो ऊष्मा, ऊष्मा का क्या होगा, प्रभाव पैदा होगा। अब जब हम अंतः, अंतः स्थ की व्यंजन की बात करें, स्थल होता है, स्थल व्यंजन की बात करें, स्थल, तो उसमें क्या होगा, अंदर को क्या किएंगे हम, तो अंदर की तरफ हम उसको श्वास लेंगे, तो अंदर की तरफ हम उसे, वो हवा हमारी प्रवेश करती है, उसे अंतः व्यंजन इसको कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये देखिए, ये व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये व्यंजन आपके चार प्रकार से होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होंगे बताइए? यर लव। हाँ, तो ये चार प्रकार के होंगे, तो याद रखिएगा, चार प्रकार के हम इनको मानते हैं, तो चार तरीके से इसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब कहते हैं कि तीसरा ये लेके चल रहे हैं, तो तीसरा इसको हम व्यंजन को, हम जो हमने कहा कि व्यंजन है, हमने इसको यहाँ पे विभाजित किया, तो ये व्यंजन को ही चल रहा है अभी हमारा। तो अब इसको हमने देखा, जो तीसरा है, तो तीसरे में देखिए उसमें व्यंजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने अगर व्यंजन को कितने भागों में विभाजित करते हैं बेटा, कितने करते हैं? सर व्यंजन को तो 4 में कर हम्म, दिया ना। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा देखिए, तीसरा है ये, देखिए यहाँ पर मैं तीसरे की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो तीसरा चल रहा है, ठीक है ना। देखिए पहला क्या था, स्पर्श ऊषम। व्यंजन था, जी। फिर अंतः, फिर क्या था, उसमें व्यंजन की बात करें, मस्त उसमें, ठीक है, दिख रहा है तीसरा, तीसरा ही तो चल रहा है। तो जी सर। तीसरा क्या होगा, तीसरे की हमने जी जब सर। उधर वाले जो पीडीएफ में देखा था, अब इसमें देखिए, उष्म, उष्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है गर्म होता है, ठीक है, गर्म होता है। ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास, वायु मुंह से जो वाष्प के रूप में, जब भाप के रूप में बाहर को निकलती है, तो उसमें व्यंजन कहते हैं। अभी जैसे हम बोल रहे हैं, अगर हम इन उसमें व्यंजनों का अगर हम प्रयोग करते हैं, तो इस समय तो क्या होता है, हमारे मुंह से वो शब्द जो जो भाप होती है वो दिखाई नहीं देती। जब हमारे, जब ठंड के दिन होते हैं, तो ठंड के दिन में हम अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारी मुंह से क्या होता है, वो वाष्प बाहर की तरफ देखने को मिलती है, जब ठंड का मौसम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें व्यंजन इसे हम कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होंगे बेटा बताइए? ये चार प्रकार के होंगे, इनकी संख्या, स हाँ, तो ह। इनकी संख्या की 4 चार है है। सर। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे संयुक्त वर्ण की बात करेंगे। संयुक्त वर्ण दूसरा है, देखिए अगला वो पॉइंट है, तो ये क्या है, संयुक्त वर्ण की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर भी होगा शायद। देखिए संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं, तो वर्ण ये व्यंजन, अब यहाँ पे क्या रहा है कि छ, यहाँ पर क,
इसमें हलंत लग रहा है नहीं? आपको हलंत दिखाई दे रहा है? जी तो सर दिख रहा प्लस है। 100, ये देख रहे हैं, ये हमने क्या संयुक्त व्यंजन, हम इसमें किसी शब्द से संयुक्त व्यंजन हम ले रहे हैं उसको, तो धन रौ, या फिर च, या ज्ञ को हम जौ प्लस अण, या फिर स्र, या फिर ये हम इसको इस तरीके से व्यंजन को संयुक्त व्यंजन के रूप में हम ले रहे हैं। जो संयुक्त व्यंजन होंगे उसको हम ले रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अब ये कहता है किसी भी स्वर का उच्चारण नाक, जो नाक होती है और मुंह से किया जाता है, तो तब क्या होता है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्र बिंदु कब लगता है, चंद्र बिंदु को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन बनता है, कभी आपसे पूछा जाता है कि जब चंद्र बिंदु लगता है तो उसको हम किस तरीके से परिभाषित दें। जब क्या होता है, किसी स्वर को हम जब उच्चारित करते हैं तो हमारी जो नाक है और मुंह से क्या होता है, उसको क्या क्या उसका प्रयोग करते हैं, तब उसमें क्या होता है, जो ऊपर का जो भाग होता है उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जब हमारे नाक और मुंह से जो ध्वनि निकलेगी तो उसमें एक चंद्र ऊपर की तरफ हम उसको खींचेंगे तो उसमें चंद्र बिंदु ये लगता है। और स्वर की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो ये जो उच्चारण में क्या होता है, न और म के समान होता है, न और म के समान होता है। चाहे ये चिन्ह के उसमें होगा अंक की मात्रा, अंक जैसा होता है, जैसे हिर्स या मंगल, हंस की, ये सॉरी इसमें हंस लिखा है, मंगल लिखा है, जंगल लिखा है आदि। इसमें अंक का क्या होता है, कहीं ना कहीं अंक जो शब्द है तो उसका कहीं ना कहीं उच्चारण इसमें हो रहा है। अब यहाँ पर हम अपना मूलतः फाइल में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो संयुक्त वर्ण की जब हम बात करते हैं तो दो व्यंजन के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहें। कितने, अगर संयुक्त व्यंजन कितने वर्णों से बन के मिला है, बताइए बेटा। दो। दो। दो वर्णों से मिलकर बना है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब कि जो जुड़ा हुआ जी। है, किसी दो शब्दों से मिला है। अब यहाँ पर आप देखो छ, यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए। अच्छा। ठीक है ना, 4 है, छ, त्र, ज्ञ, ये इसको क्या है, छ। श्र। तो ये है क धन स, त धन र, ज धन य अण, जो लिखा है स धन र। तो हम इसको नौ। हमने क्या करा, तो ये वर्ण के मिल, दो दो व्यंजन, हमने दो व्यंजन लिए हैं। देखिए व्यंजन लेके हैं, हमने व्यंजनों को ले रखे हैं, इसमें देखो व्यंजन ले रखे हैं। तो दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण को हम क्या कहेंगे, संयुक्त वर्ण के रूप में हम इसको जानते हैं। अब देखिए इसमें शब्दकोश है, अगर आप शब्दकोश में देखोगे तो इस तरीके से इसे लिखा होगा। तो इसमें जैसे छ को क धन ख, त्र त धन थ, या फिर ज्ञ ज धन छ, झ, ये स धन स, ये इस तरीके से हम इसको लेते हैं। अब इसमें देखिए अगला है, अगला वर्ण को हम देखते हैं आयोग वाहग, वाहग, आयोग वाह, प्रयोग हुआ। वाह वर्ण के रूप में हम बात करते हैं। ये वर्ण क्या होते हैं, अब ये वर्ण जिनका योग ना होने पर भी साथ साथ चलते हैं। अयोग वाह वर्ण क्या होगा, ऐसे वर्णों की हम बात करेंगे जो वर्ण क्या होते हैं, साथ होने पर भी साथ नहीं चलते हैं। हम दो ऐसे कहते हैं कि भैया दो जने साथ हैं मगर साथ होने के बावजूद भी एक साथ नहीं चलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, साथ नहीं चलते हैं, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो इन, अब हम क्या कहेंगे, जब अह योग वह वर्ण होगा तो इनको हम क्या कहेंगे, ये व्यंजन के रूप में कहे जाएंगे या स्वर के रूप में कहे जाएंगे, बताइए। ना ये तो स्वर है, ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है। हाँ तो न ये स्वर है न अह योग वह वर्ण इसे कहते हैं। अब जैसे देखिए इसमें क्या गया, हमने जब हमने आपसे बात करे तो आपने ये दो चीजें हमारी ऊपर छूट गई थी, याद है आपको। जी। अब यहाँ पर देखिए अनुस्वार। हमने यहाँ पर बात करी थी, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्वर की संख्या 11 होती है जबकि मात्राएं इतनी होती हैं। इसमें हमने यहाँ पर लिखा अ से औ तक लिया, तो इसमें अंक और अह आया।
तो नहीं। ये कहाँ आ गया, ये यहाँ यहाँ देखो, तो इनका जो प्रयोग हम कर रहे हैं, तो ये यहाँ आ गया, क्या है, अह, यहाँ अयोग वह वर्ण में इनका हम प्रयोग करेंगे। अंक अह, अनुस्वार, ये विसर्ग, ठीक है, हम विसर्ग में अनुस्वार करके ये हैं, तो यहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं, जिनको ना ये वर्णों की संख्या में आते हैं ना व्यंजन की संख्या में आते हैं। तो कितने वर्ण होंगे, वो दो ही होंगे, अंक अह ये होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नोट करने वाली जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये कहता है कि हिंदी शब्दकोश की शुरुआत ही इन्हीं वर्णों से मानी जाती है। किन वर्णों से मानी जाती है, कहते हैं कि जो हिंदी वर्ण माला है, या कहें हिंदी शब्दकोश में जो वर्णों की जो उत्पत्ति या इनकी जो शुरुआत मानी जाती है, तो ये अंक अह से मानी जाती है। अंक जो हमने पहले यहाँ पर देख पा रहे हो कि अंक लिखा है, फिर उसके बाद चंद्रमा में अंक या अह, या अंक अह, फिर अ का उच्चारित होकर यहाँ पर गए, ये जो शब्द बना है, और जो शब्द की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो अंक या अह से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, अंक और अह। फिर अंक क अह ख से। कंग कंग कंग, जो कह, जो ये लिखा जाता है अंक की मात्रा और अह की मात्रा, इन दो शब्दों से क्या होती है, शब्द की उत्पत्ति होती है, उदय माना जाता है। किसके अनुसार कह रहा है ये, हिंदी जो शब्दकोश है इसकी शुरुआती, अगर इनकी शुरुआत करके हैं तो इन्हीं वर्णों से मानी जाती है। तो याद रखें। अब यहाँ पर एक शब्द दिया है, ये क्या दिया है बताइए, तो उत त चित्त करके वर्ण दिया है, ठीक है। अब ये वर्ण क्या होता है, हमने जी यहाँ पर वर्ण की यहाँ पर बात करी थी, ये वर्ण क्या होता है बता सकते हैं, अभी हमने इसको बोला था, अभी हमने आपको इसके बारे में बताया था, क्या होता है बताओ, चलो अभी हमने अड़ और अ, हाँ, ये क्या होता है, इनके उच्चारण में जीभ ऊपर नीचे क्या होता है, झटके के साथ क्या होता है, नीचे गिरती है। झटके के साथ अब ये नीचे गिर कितने वर्ण होंगे, दो होंगे। जैसे हमने कहा अंक अह की दो। बात करी थी ना बेटा, वहाँ अंक और अह की बात करते तो यहाँ पर क्या है, ड ढ, ये की हमने बात करी, तो यहाँ पर क्या है, ड ढ। तो आपके शब्द की क्या हो रहे हैं, पहले ऊपर जा रही जी, फिर नीचे आ रही, तो झटके के साथ नीचे गिर रही है, तो ये वाले शब्दों को कहा जाता है। अब इसमें कहते हैं जिन ध्वनियों के, आप उच्चित। कौन सी ध्वनि की बात कर रहे हैं, ऐसे शब्दों की ध्वनि की बात कर रहे हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा, जो मुख के, जो हमारा जो मुंह है उसमें स्पर्श करके तुरंत क्या करती है, नीचे गिरती है। आपकी जो जीवा है, जो आपके मुख के अंदर क्या होती है, किसी चीज को स्पर्श करती है, तो फिर जैसे हमारे ऊपर की माले को छूती है, फिर तुरंत क्या होती है, नीचे गिर जाती है, उन्हें है उच्छित वर्ण कहते हैं। तो ऊपर और नीचे उछल रही है, तो कहने का मतलब है ये लेके चले कि ऐसे शब्द का हम उच्चारण उच्छलित कर वर्ण करें तो ऊपर और नीचे उछल रही है। तो ये आपको एग्जाम्पल के रूप में हमने ये दो वर्ण बता दिए, इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नियम क्या कहता है, अब नियम के भी देखिए बेटा, ये नियम पहला कहता है, ये कहता है कि यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। अगर हमने क्या कहा, मान लीजिए हम कहते हैं कि इन शब्दों के साथ इनका उदय हुआ है, या इन शब्दों के साथ अगर हम इनकी शुरुआत करते हैं, तो जैसे क लिखोगे, क के नीचे आप भ्रंत लगाओगे, लगता है, नहीं लगेगा ना। यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से नहीं। हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जैसे हमने कहा कि डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली। अब यहाँ पर आ रहा है कहीं, अगर हम इनके ऊपर से अगर बिंदु आ सकता है, नहीं आ सकता है, नीचे से बिंदु नहीं आ रहा है, क्या ऊपर से आ सकता है, डंडी, हाँ ऊपर से आ सकता है सर, जैसे डंडी। तो हम नीचे से नहीं आएगा मगर ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देख लिया कि भैया ये अगर हम इन नियमों के आधार पर चलें, इसका नियम पहला कहता है कि भैया जो शब्द की जो शुरुआत हुई है वो इन वर्णों से अगर होते हैं, तो अगर शुरुआत इन वर्णों से मानते हैं तो इसको लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आएगा। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम को देखिएगा, यदि शब्द के अंत, यदि कह रहे हैं हम, यदि शब्द के अंतर्गत इनके पहले आधा वर्ण आता है, तो आधा वर्ण की बात करें, यदि शब्द के अंतर्गत पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आएगा। हमने कहा, तो जब पहले तो हमने कहा कि भैया यदि हम शुरुआत में किसी वर्ण को लिखते हैं, पूरी तरीके से पूरा वर्ण लिखते हैं, तो उसके नीचे भी वर्ण क्या होगा, बिंदु नहीं आएगा।
यदि हम कहते हैं कि ऐसे वर्ण की बात करेंगे, ऐसे शब्द की बात करेंगे, जब हम उसको लिखते हैं तो उसका चाहे हमने आधा ही वर्ण लिखा है तो भी उसके नीचे आप क्या लिखेगा, बिंदु नहीं आएगा। जैसे आपने इसमें एक पंडित जो शब्द लिखा है, इसमें आधा शब्द आ रहा है ना, पंडित डॉ जो शब्द आ रहा है, तो उसमें क्या है, बिंदु लग रहा है नीचे। अब यहाँ पर देखो, हम इन दो शब्दों का तो ले रहे हैं, ये दो शब्द तो ले रहे हैं, ये देखो, ठीक है, ये दो शब्द ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर बुढ़ा, अंडा, खंड, मंडल आदि, ये हमने कहीं पर भी बिंदु लगाया है नीचे, देखिए हम यहाँ पे बिंदु नहीं लगा रहे। नहीं, हमने यहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया है, कोई बताएगा मेरे को, इनमें हमने किन चीज का प्रयोग किया है, इसमें किस चीज का प्रयोग किया है, इसमें किस चीज का प्रयोग किया है, बताओगे? सर बिल्कुल हलंत। सही, हमने इसमें प्रयोग किया है हलंत का। हलंत तो बेसिकली शब्द के नीचे आता है, हमने ऊपर पढ़ लिया था। हम यहाँ पर आप देखोगे तो हलंत कहाँ पर आता है बेटा, बताइए? बताओ। वर्ण के, सर वर्ण के बिल्कुल नीचे। ठीक है, ठीक है, वर्ण के नीचे ये हलंत लगता है। ठीक, अब नीचे देखते हैं। अब ये कहता है कि उपयुक्त, जो दोनों हम नियमों की बात करते हैं, जो हमने पहला नियम और दूसरे नियम की बात करते हैं, तो दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। ऐसी स्थिति में अगर हम दें दोनों नियमों के अलावा, अगर देखें इन दो नियमों को अगर छोड़ दें, इसके अलावा प्रत्येक स्थिति में तो इनके नीचे बिंदु आता है। अब इन दो नियमों को छोड़ रहे हैं, ये दो नियम इसको लेके चल रहे हैं बेटा। ये देखिए, अगर देखिए, अब हम देखें तो जैसे कि पढ़ाई, पढ़ाई में आ गया लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि, तो नीचे से आया बिंदु आया। जी जी सर, जी तो सर। हमने किस रूप में आ रहा है ये, हमने कहा मान लीजिए ये बिंदु किस रूप में है, बिंदु को हम प्रयोग कर रहे हैं, तो बिंदु कैसे ले रहे हैं बताओ? बिंदु की हम बात करें तो बिंदु हमने किस तरीके से लिया, बताइए? सर दो रूल छोड़ दिए कि हम्म, उसके आगे आधा अक्षर होना चाहिए, इन दो को छोड़ के हम बोलते रहिए। देंगे। सोनू जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सोनू, चलिए, सोनू तक आवाज नहीं आ रही, सो गई लगता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसमें कहा कि नीचे बिंदु आता है, जैसे पढ़ाई हो गया, लड़ाई हो गया, सड़क हो गया, पकड़ना हो गया, ढूंढना, इसमें आ गया। ये लिखा है रकार या रेफ या फिर रॉ संबंधित नियम। इसमें रॉ, जो हम कह रहे हैं कि रॉ से संबंधित, जिसमें हम रॉ का प्रयोग कर रहे हैं, हम रॉ वर्ण का क्या कर रहे हैं, हम रॉ वर्ण को लिख रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इससे संबंधित अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो कुछ आता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक विसर्ग के अंतर्गत गया, हमने कहा कि अंक की मात्रा, हमने देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, न और न के समान जब होता है, इसके अलावा चिन्ह अंक की मात्रा, हमने यहाँ पर क्या देखो बेटा, तो जब किसी स्वर का उच्चारण क्या नाक और मुंह से किया जाता है, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है। और अब हम कहते हैं कि अनुस्वर का उच्चारण न और म के समान होता है, इसके क्या है, चिन्ह में अंक की मात्रा, जैसे हंस हो गया, मंगल हो गया, जंगल की बात करी तो यह है। विसर्ग का उच्चारण जब हम करते हैं, ह के समान होता है, जैसे अंतः, दुख, तो इस तरीके से हमने इसको हमने बात करी। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने व्यंजन के, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, व्यंजन को थोड़ा सा और दिखाते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है तो उसे व्यंजन कहते हैं। तो इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। देखिए, व्यंजन की जब हम बात करते हैं, जब हम व्यंजन वाले जो शब्दों को अगर हम उच्चारण करते हैं, तो मुख से निकलने वाली जो वायु है, कहीं ना कहीं उसमें अवरोध उत्पन्न होता है या रुकावट होती है, तो उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। तो हमने चार तरीके से व्यंजनों को दिखा, स्पर्श, अंतः, ऊष्मा, उत्थित करके हमने बात करी। अब यहाँ पर देख ले बेटा, अभी आप तुम कह रहे थे थोड़ा सा और ये देख लीजिए, हमने आपको बताया कि 5 भागों में इसको विभाजित करें, या आपको 5 भाग हमने बता दिया। अब देखिए, उसमें वो चीज़ छूट गई थी, इसमें थोड़ा सा देखिए कि 5 भागों में हमने क्यों विभाजित किया। अब इसको थोड़ा सा देखें, क से लेकर म तक
कि वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। समझ में आ रहा है? स्पर्श व्यंजन जिसे हम छूते हैं। क से लेकर म तक के वर्ण, क से लेकर म तक के वर्णों की संख्या कितनी होती है बताओ? बिल्कुल सही। 25। तो ये जो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। और देखिए सभी स्पर्श व्यंजन को, देखिए 25 तो संख्या होती है, फिर हमने 25 को 5 से विभाजित कर दिया, पापा चाहे 25 हो गया। तो ये पांचों के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक वर्ण का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया। पहला वर्ण जो हमने कहा कि अगर प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण वर्ण के आधार पर रखा गया, पहला जो वर्ण हो गया उसके आधार पर रखा। पहला का क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो क वर्ग के अंदर किसको रखेंगे? बेसिकली हम इस पे आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने अगर हम क वर्ण की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या रखेंगे, फिर हमने कहा कि त के रखेंगे, फिर म के रखेंगे। तो इस तरह से हम उसका क्या होगा ये देखिए। देखिए क वर्ग की बात कर रहे हैं तो क ख ग घ ण, ये कंठ कहां से निकल रहे हैं स्वर? क ख ग उच्चारित करो ना बेटा। कंठ आप से। गले इसको से। बोलिए, आप बोलिए, आप लोग मुझे बताइए क इसको। ख ग घ घ। चलिए बताओ, क ख ग घ ये कहां से उच्चारित हो रहे हैं आपके? कहां से निकल रहे हैं स्वर? कंठ से, गले इस से। इसीलिए कंठ। इसको क्या बोला गया है? कंठ। अब मैं कह भी क्वेश्चन पूछा था, कंठ में कितने स्वर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं? वर्ण तो सर बताइए ना, प्लस अ कितने वर्ण होंगे? म प्लस मैं वर्ग की बात नहीं कर रहा ये हूं। तो कंठ जो है, जिसके अगर हम कंठ की बात करें तो कंठ में कितने वर्ग होंगे, वर्ण? बच्चा 5 तो होंगे ना। अगर हमने यहां लिखा क ख ग घ ण, 5 हुए। तो जी। यहां पर आप देख लीजिए ना, हमने पहले यहां से देखिए ना, आप थोड़ा सा ध्यान अपने डालें। क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक के वर्ण जो वर्ण वर्ण हैं तो उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसको हमने 25 होते हैं, आपने 25 कहा तो 25 को हमने 5 के श्रेणी में रखा। तो पहला जो वर्ग होगा उसी के आधार पर दूसरे का नामांकन होगा। पहले आपके कंठ से आवाज निकली, कंठ से निकली, देखिए पहले आपके कंठ से आवाज जी। निकली, फिर तालुका, फिर जो मुंह है, जीवा है, तो वहां से फिर आपके जो जो मुखमंडल है तो वहां से फिर दांतों से बाहर को निकली। ठीक है, दंत, दंत के जो दंत है, दंत में कितने वर्ण होंगे? पांच। और जो होंठ है, होंठ में क्या ओप्ट करके लिखा है तो होंठ होंगे उसमें, तो उसमें कितने होंगे? ओष्ठ। ओष्ठ। कितने होंगे? ये भी 5 ही है। 5 है। 5 होंगे ना। तो जी सभी में सर। क्या होंगे? क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? च वर्ग 5। में 5। और ट वर्ग में। अब देखिए कभी क्वेश्चन बनता है कि त वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? त वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? दंत। दंत। और प वर्ग को? ओष्ठ। और क वर्ग को? तो ये याद रखिएगा, अगर आप पढ़ रहे हो कंठ। इतना डीप आपको पता होना ही चाहिए कि हमने क वर्गों को किस नाम से जानते हैं, क वर्ग में कितने वर्ण वर्ण होंगे, और च वर्गों को किस नाम से जानते हैं, ट वर्गों को किस नाम से जानेंगे, त वर्गों को किस नाम, प वर्ग। अब मान लीजिए हमने कहा कि जो वर्ण होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन की जब हम बात करते हैं, जब हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, हमने कहा स्पर्श व्यंजन कितने होंगे, तो आपने 25 कहा। तो पहला वर्ग कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? पहला पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ग। जो हमने इसको 5 वर्गों में विभाजित किया है, 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो 5 वर्ग में अगर मैं कभी क्वेश्चन पूछूं क, च, त, तो त, मैं कल प। अगर क्वेश्चन पूछूंगा बता दोगे? जी चलिए हम सर। देखेंगे। अब देखिए अंतः ये इस तरह लिखा है। तो ये क्या होता है? ये स्वर दंत। व्यंजन के मध्य में स्थित होता है। व्यंजन के क्या हमने कहा मध्य का भाग होगा ना, मध्य का भाग होगा। इनकी संख्या कितनी होंगी? 4, य ल ल
य र ल व, ये होंगे। तो हमने पहले भी इसमें हम चर्चा करी, फिर हम आपको बता रहा हूँ इसलिए। तो हिंदी, अब हमने भी यहाँ पर एक जो नोट दिखाई, बीच बीच में ऐसे नोट लिखे थे, तो ये वोकल्स की अगर बात करते हैं, स्वर, ये हमने स्वर के बारे में बात कर ली। हाँ देखिए, स्वर की अगर बात करते हैं तो स्वर को भी दो वर्ण के उच्चारण के लिए एक दूसरे की सहायता से लेते हैं, तो इसमें वर्णमाला में इनकी संख्या 14 होती है। स्वर के भेद का हमने दृक्ष दीर्घ स्वर की बात करते हैं, लुप्त स्वर की बात करते हैं, तो हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ ली है। और उच्चारण स्थान, ठीक है। अब उच्चारण स्थान, अभी इसको हम बाद में देखेंगे। देखिए उच्चारण स्थान में हमने, जैसे अभी हमने आपसे बात करी थी, देखिए इसको थोड़ा सा समझने की प्रयत्न करेगा। उच्चारण स्थान, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहता है वर्णों का उच्चारण करते समय, उच्चारण स्थान कहते हैं कि उच्चारण, हम किसी वर्ण को उच्चारित करते हैं ना, उसके उच्चारण करते समय जीभ किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है, तो इन स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। अब उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान की परिभाषा बताइए। वर्णों जिस वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीभ किसी ना किसी स्थान पे टच स्थान बोलते हैं। देखिए, अब जैसे आप यहाँ पर, मैंने ये देख पा रहे होगे आप यहाँ पर, एक वो बना के आपके कॉलम बना के रखें। वर्ण हो गया, उच्चारण का स्थान हो गया, सूत्र हो गया। तो ये सूत्र आप देख पा रहे होगे, तो इस तरीके से ये बने हुए हैं। तो अ क वर्ग के अंतर्गत ह और विसर्ग, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके से हमने कंठ है, तालुका, यमुक, ये दंत, ये ओड, ये जो शब्द बोले तो ये होते हैं। अब देखिए हम ट, अब हमने जब ये वाला भी हमने बात करी थी, नक्षिका से जो ध्वनि का उच्चारण होता है, तो ये होता है दंत और होंठों की सहायता से व, और इसमें व जो उच्चारित होता है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर दंत और ओठ जो शब्द है, इसका प्रयोग हो रहा है। ए आई, कंठ और तालु, ए आई, यहाँ उच्चारित करो, इसमें कंठ का और तालु का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। ओ आओ, इसमें कंठ और ओठ का इनमें प्रयोग हो रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से इनको उच्चारित करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अगले तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने कहा र कार या फिर रॉ संबंधित नियमों के बारे में। हम रॉ का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, हम उन नियमों के बारे में बात करें, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा। नियम पहले कहता है यदि रॉ के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रॉ को उसी वर्ण के ऊपर लिखते हैं। अब देखिए रॉ की बात कर रहे हैं, तो रॉ बहुत, हर जगह पर रॉ का हम बहुत प्रयोग करते हैं, बेसिकली इसीलिए हम इस नियम को देख रहे हैं। रकार या रेफ या फिर रॉ संबंधी नियम की बात करें, यदि रॉ के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रॉ को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। अर्थात जिन व्यंजन वर्ण से पहले रॉ का उच्चारण किया जाता है, तो रॉ को उसी वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे हमने व्यंजन क्या होते हैं बेटा, हमने कहा कि ये देखिए व्यंजन वर्ण में आए, तो यदि रॉ के बाद व्यंजन आए, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की हमने बात करी थी, बताइए। सर हाँ बोलो। स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते। ये देखिए हमने कहा देखो यहाँ पे वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से कोई दो भाग ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, स्वतंत्र व्यंजन कहलाए जाते हैं। अब व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर हम स्वर व्यंजन की बात करें, तो स्वर व्यंजन की अगर बात करें 25 यहाँ पर होते हैं। तो आप जो कह रहे हो सही कह रहे हैं, तो हमने इसको 5 भागों। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया है कि जैसे यहाँ पर ये मौ के बाद जो वर्ण आता है, कह रहा है यहाँ पर आप देखिएगा, तो इसलिए मैं बार बार वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब ये जो कहता है कि यदि रॉ के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रॉ को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रॉ का उच्चारण किया जाता है, रॉ को उसी वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, दशक, स्वर्ग, अर्थात पुनर्जन्म या पुनर्निर्माण या आशीर्वाद। इसमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, वो चीज कॉमन क्या है बताइए। इसमें जो वर्ण है ना, वर्ण ऊपर के ऊपर क्या लगा रहे हैं हम, रॉ को लगा रहे हैं ना, रॉ लग रहा है नहीं लग रहा है, सर लग रहा है।
देखिए हमने फिर से आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसको थोड़ा सा देखिए। रॉ को उसी जो हमने कहा कि यदि कोई व्यंजन वर्ण आए, जो व्यंजन वर्ण जो अभी हमने पढ़ ले, तो आए तो रॉ को उसी व्यंजन के वर्ण के ऊपर लिख देते हैं। जैसे कर्म आता है तो कर म क और म, जो ये क्या है व्यंजन है, तो हमने इसके ऊपर कर्म लिख दिया, धर्म लिख दिया, वर्ण लिख दिया, दर्शक लिख दिया, स्वर्ग लिख दिया, अर्थात लिख दिया, पुनर्जन्म लिखा, निर्माण लिखा, तो आशीर्वाद ये इसके अंदर है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम का रॉ का दूसरा नियम भी देखिएगा। यदि रॉ से पहले व्यंजन वर्ण आए तो, रॉ से पहले अगर हम कहते हैं कि रॉ से पहले अगर व्यंजन वर्ण आए तो रॉ को उसी व्यंजन के मध्य में लिखा जाए। अब मध्य में कैसे लिखा जाता है? अब मध्य का भाग देखिए, बीच का भाग को का बात करें तो इसमें क्या कहा गया था, यदि वर्ण यदि रॉ के बाद, या हमने यहाँ पर रॉ के बाद की बात करी, पहले रॉ की बात करी, देखो कर्म है उसके बाद में आ रहा है, धर्म रॉ के बाद आ रहा है, ये जो वर्ण है वर्ण के बाद हम इसको लिख रहे हैं, दर्शक ये हमने जो वर्ण है इनके बाद लिख रहे हैं ना, पहले जो पहला वर्ण है उसमें हम कभी नहीं लिख रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है पहले वर्ण में रॉ का उच्चारण करते हुए? बताइए, दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? उसमें दिख ही नहीं रहा है। हमने क्या कहा, यदि रॉ के बाद वर्ण आए तो रॉ को उसी वर्ण के ऊपर लिखते हैं। हमने इसमें सर पहले क्या करें, हमने इसमें बाद में लिखा, नहीं हमने क्या कहा, रॉ के बाद की बात करते हैं। यदि रॉ के बाद वर्ण व्यंजन आए तो रॉ को उसी व्यंजन के ऊपर लिखते हैं। देखिए कर्म व्यंजन है, धर्म ये है, तो ये व्यंजन के ऊपर ही लिखा जाता है। अब ये कहता है कि यदि रॉ को पहले व्यंजन वर्ण में आए तो पहले व्यंजन वर्ण में आए तो रॉ को उसी व्यंजन के मध्य भाग में इसको लिखा जाता है। पहला ये इसमें देखिए, पहला वो शब्द है प, फिर उसमें ये मध्य का भाग गया प्र का सौ। पहला शब्द क्या है प, प में किस चीज की मात्रा लगी? ये क्या लगी बेटा? रॉ की लगी ना। तो प्रकाश, प्रभात, प्रेम, क्रम, भ्रम, भ्रष्ट, बर्बाद, ये क्या होता है? ये हमने इसमें लगाए। अब देखिए टॉ वर्ग की बात कर रहे हैं तो ये कहते हैं नियम तीसरा है, टॉ वर्ग में रॉ को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है, टॉ वर्ग में। अब वर्ग देखिए ना बेटा, हमने यहाँ वर्ग तो आपको बताए थे, ये वर्ग आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये वर्ग देख रहे हो, दिख रहा है आपको वर्ग? जो पौ वर्ग दिखा पौ वर्ग, ये पहले वर्ण है ना, वर्ण के मध्य में, वर्ण का मध्य पौ है, पौ के हमने ये पौ क्या है, वर्ण है, इसके मध्य में प्र आ गया। तो जी। ये इस तरीके से आएगा, तो याद रखिए। अब हमने जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए जो हमने टॉ वाला, जो टॉ वर्ग देख रहे हो आप, हमने यहाँ पर मैं आपको जो हमने ये भी कहा था टॉ वर्ग आ गया, टॉ ठॉ डॉ ढॉ अणो, ये देख रहे हो, ये 5 दिख रहा है बच्चा? ये आप जी इसको सर, जी देखिएगा, सर। समझिएगा। अब इसमें क्या कहता है, ये कह रहा है कि टॉ वर्ग में रॉ को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए टॉ वर्ग में हमने, जो टॉ वर्ग में हम ऊपर नहीं लिखेंगे, हम इसको हमेशा नीचे, ये हलंत दिख रहा है आपको, इसमें हम जैसे अगर हम ट्रैक्टर होगा, राष्ट्र होगा, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें इसको हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जैसे टॉ वर्ण में रॉ को, कभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछा बेटा ये टॉ वर्ग को, रॉ को हमेशा कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, मध्य में लिखा जाता है, तो आप क्या कहोगी? नियम तो 3 है। नीचे हमने टॉ वर्गों में कहाँ लिखोगे रॉ को? नीचे जैसे ट्रक, राष्ट्र। तो आपको यहाँ पर कितने शब्द दिखाई दे रहे हैं टॉ के नीचे रॉ लगा हुआ? पढ़िए। राष्ट्र, ट्रक, ड्राइवर, ड्रंक, ड्रग्स, आपने देखा ड्रामा हो गया, शरडांग हो गया, ये तरीके से हमने क्या करा, ये तमाम चीजों को हमने इसमें टॉ वर्ग में रॉ को कहाँ लिखा जाएगा, और पॉ नीचे वर्ग में कहाँ लिखा जाएगा रॉ को?
मध्य में। और जब हमने कहा रॉ व्यंजन के बाद कहाँ लिखा जाता है, हमने जब कहा कि रॉ व्यंजन के बाद जब आए, ऊपर। जब रॉ व्यंजन के बाद आए तो उसको कहाँ लिखा जाएगा। तो ऊपर। अब ये समझ में आ गया, पहले कंफ्यूज थे, अब याद अब आ गया ना। वर्णों को अगर हमने उसका विभाजन जो वर्ग दिखाया तो उसके आधार पर अब समझ में आ गया ना। हाँ या ना। मध्य में लिखा। बच्चा समझ में आया, तो मुझे इसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब जो तुम कह रहे थे ना बेटा संधि, ये संधि को हम लेके आ रहे हैं, तो इसको देखिएगा थोड़ा सा। अभी मैं ये दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक चीज देखो, जो शब्द विकार होते हैं, जो वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जो शब्द का विचार विचार आएगा तो उसको हम किस तरीके से लेंगे, वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहेंगे। ठीक है, जो वर्णों के मेल, हम वर्णों के मेल से क्या होता है, अक्षर का निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। जैसे क धन म धन, क धन ल धन म धन, क्या बना, ठीक कलम। कलम। है। अब शब्दों के भेद, शब्दों के चार आधारों पर उसको विभाजित किया जा सकता है। भेद जो शब्दों के भेद होता है, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार या फिर प्रयोग के आधार पर, चार भाग। अब मैं कल क्वेश्चन कर दूं कि शब्दों को कितने भाग, शब्द के कितने भेद होते हैं। चलिए बताओ अब कौन कौन से चार। बता। रचना के आधार हम्म पर, उत्पत्ति के हम्म शब्द इतना के। ही देख पाई थी अभी। देखिए यहाँ पर देखो, हमने कहा कि रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार या फिर क्या है जो प्रयोग के आधार पर हमने इसको प्रयोग किया। पहले हम कहेंगे रचना कैसे, रचना हो रहे हैं, शब्दों की रचना कैसे हो रही है। अब उत्पत्ति किससे हो रही है, फिर उसका जो अर्थ के आधार पर हम शब्द का जो अर्थ होगा तो वो होगा, और उसका विकार होगा। ये तमाम चीजें याद रखिएगा, ठीक है। जी सर। अब अलग अलग शब्द आ रहे हैं। देखिए रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद होते हैं। रचना के आधार पर हमने जब रचना की बात करी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रचना है ना, आ रहा है रचना। अब जी। रचना के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विकार, शब्द विकार और वाक्य विकार। याद रखिएगा, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3। 3। कौन से पहला वर्ण, वर्ण विकार हुआ, और शब्द विकार विचार हुआ, फिर वाक्य विचार हुआ। ठीक है, अब हम रचना के आधार पर अगर देखें तो रचना के आधार पर, जिसे हम बनावट के आधार पर अगर शब्दों के भेद को गए तो रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 3। 3। अब यहाँ पर देखो ये है, इसको हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में इसको बांट दिया। किसको, पर्टिकुलर एक जो हमने पहला लिया था, पहले रचना के आधार पर को हम कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। ठीक है, देखिए पहला है रूढ़, जी। यौगिक और यौगिक, योग रूढ़ योग। करके लिखा है। पहले ये देखो, रूट शब्द है, जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से ना बने हों। जो शब्द, रूट शब्द वो शब्द होंगे जो किसी भी शब्द या किसी भी शब्द या किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बने होंगे, और जिनके खंड का कोई अर्थ ना निकलता हो। हम कोई ऐसे शब्दों की बात करते हैं, ऐसे शब्द हम तोड़ देंगे तो जिनका कोई ऐसे शब्द बना देंगे जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, अर्थविहीन शब्द कह सकते हैं उनको, उसे रूट शब्द कहते हैं। इन शब्दों की कोई क्या है, व्यक्तिपित करके, व्यस्त, क्या लिखा है, नहीं नहीं होती होती है। है। याद रखिएगा, जैसे घर, दूध, नाक, कान आदि। अब इनका कोई अर्थ होता है, बताइए। अब ये कह रहे हैं ना, कोई अर्थ ना निकलता हो, उन्हें रूढ़ शब्द। अब दूध का क्या अर्थ निकलेगा, घर का क्या, घर ही तो होगा वो, कोई दूसरा अर्थ निकल ही नहीं रहा इससे। अब आप उसका अगर हम कहोगे, आपके घरों कहोगे, आवास कहोगे, ये तो क्या हो गया, उसके पर्यायवाची हो गए, होए ना, बताइए।
तोड़ देते हैं, घ और र, तो इनका अगर अलग अलग कर दे तो इनका कोई मीनिंग तो नहीं रहेगा। ना कौ, ना धन कौ, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। जी दूधन, दूधन धौ, जी दूधन धौ, क्या बना? कुछ भी नहीं बना। तो ये रूढ़ शब्द ये होंगे जो रूठ जाते हैं। ठीक है, ये लेके चल। यौगिक शब्द, जी दो सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द होते हैं। दो सार्थक शब्द की बात करते हैं जिनके मिलने से, मेल से क्या होगा? यौगिक शब्द की उत्पत्ति होगी। उनकी रचना संधि, समाज या प्रत्यय या उपसर्ग द्वारा की जा सकती है। देखिए, जो यौगिक शब्द होंगे उसकी रचना संधि भी होगी, समाज भी होगा, प्रत्यय भी होगा, उपसर्ग भी होगा, ये इनके द्वारा की जा सकती है। जैसे जैसे हम इनको तोड़ रहे हैं, देखो, विद्या धन आलय, क्या बना? विद्यालय। विद्यालय। पाठ धन शाला, पाठशाला, ये बना ना। हमने इसमें संधि विच्छेद भी करा। जी सर। ये समाज का भी ये प्रयोग हुआ, तो कहीं ना कहीं ये, अगर इसी तरीके से क्या, ये हमने कहा दू धन धौ, क्या बना? कुछ बना? अगर नहीं। हम इसमें आ भी लगा देते हो, मान लो आ लगा देते हो, दू धन धा, दुधा, कोई शब्द नहीं बनना है ना, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब योग रूट की अगर हम बात करते हैं तो यह देखिए, हम कहते हैं ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर परस्पर परंपरा से चले आ रहे हैं। देखिए, ऐसे शब्दों की बात करें जो लंबे समय से, जिनका अर्थ छोड़कर वो परंपरा से चले आ रहे हैं, किसी विशिष्ट अर्थ को व्यक्त करते हैं, यह वहाँ योग रूट होता है। जैसे क्या लिखा है ये, मुझे दिख नहीं है। पंकज। हाँ, पंकज। पंकज, या फिर अर्थात कीचड़ से उत्पन्न ना होकर पंकज अर्थात कमल, ये होता है। जैसे हम कहते हैं कि या कीचड़ से में ही कमल खिलता है, ये जो लंबे समय से जो चीज़ें शब्द चले आ रहे हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें आप ये देख पा रहे हो कि हमने कहा कि उसकी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद की उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें, शब्द के भेद पर निम्नलिखित तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, संकर होता है, विदेशी हो गया। तो ये तमाम चीज़ें हम अभी बाद में देखें। तो हमारा जो टॉपिक है तो उसको लेके आगे आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब ये देखो, यहाँ तक तो सभी लोग समझ गए होंगे। जी